ओके, फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, बहुत सिंपल सा है क्वेश्चन, आप सबने देख भी लिया होगा इतने में। तो फाइनेंशियल प्लानिंग स्टार्ट्स विद द प्रिपरेशन। वित्तीय नियोजन की तैयारी के साथ, वित्तीय नियोजन देश की तैयारी कैसे शुरू होता है? मास्टर बजट के साथ, कैश बजट के साथ, बैलेंस शीट के साथ, या नन ऑफ द ऑप्शन? अगर हम इस क्वेश्चन के आंसर की ओर देखें तो हमारा आंसर रहेगा नन ऑफ द अबव। ठीक है, डी, यस। कारण क्या है? क्योंकि जो फाइनेंशियल प्लानिंग होती है ना, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन की जो फाइनेंशियल नीड्स, उनको ध्यान में रखकर हम प्लानिंग करते हैं। तो किसी भी ऑर्गेनाइजेशन में क्या होता है, फाइनेंस एक ब्लड की तरह काम करता है। ठीक है, प्रोजेक्ट कार्य की शुरुआत करते हैं, दो भी करते हैं तो बहुत ध्यान से किए जाते हैं। तो इसलिए हमको फाइनेंशियल नीड्स, उसके सोर्सेज, फाइनेंस को हम कहाँ कहाँ पे इन्वेस्ट करेंगे, कहाँ कहाँ कैसे कंट्रोल होगा, ये सारी बातें होती हैं। तो फाइनेंशियल प्लानिंग के जो स्टेप्स होते हैं वो क्या होते हैं? सबसे पहले हम उसके टारगेट, जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, उसको फिक्स करते हैं। तो फर्स्ट स्टेप हमारा क्या होता है? फाइनेंशियल प्लानिंग के जो भी ऑब्जेक्टिव होते हैं, सबसे पहले हम उसको फिक्स करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? सेकंड नंबर पर इंफॉर्मेशन को कलेक्ट करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? जो भी इंफॉर्मेशन हमारे पास आती है, फिर उसको हम एनालिसिस करते हैं। फिर हम क्या करते हैं? फाइनेंशियल प्लानिंग को बनाते हैं, निर्माण करते हैं, उसको प्रेजेंट करते हैं। फिर उसके ऊपर हम इंप्लीमेंट करना स्टार्ट करते हैं, काम करना स्टार्ट करते हैं। तो डेफिनेटली हमारा जो फाइनेंशियल प्लानिंग का जो काम होता है वो कहां से स्टार्ट होता है? फाइनेंस के रिलेटेड जितने भी ऑब्जेक्टिव होते हैं उसको फिक्स करने से लेकर। तो वो बात तो यहाँ पे है ही नहीं। तो डेफिनेटली हमारी जो फर्स्ट स्टेप होता है वो होता है फाइनेंस के जो भी ऑब्जेक्टिव है वो फिक्स करने से लेकर। तो इसलिए हमारा इसमें से कोई भी ऑप्शन नहीं था, तो डेफिनेटली हमारा बनेगा नन ऑफ द ऑप्शंस। ठीक है, सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। सेकंड क्वेश्चन इज, करंट रेशो हमारे पास है 1.8:1। करंट रेशो, क्विक रेशो, सॉरी, क्विक रेशो है हमारे पास 1.8:1। करंट रेशो है 2.7:1। और हमारे पास जो करंट लाइबिलिटीज है वो है 60,000। हमको पता करनी है इसमें स्टॉक की वैल्यू। आंसर हमारे पास दिए हुए हैं ए बी सी डी। तो ये क्वेश्चन भी देखा जाए तो बहुत सिंपल सा है। तो इसको थोड़ा सा एक बार सोल्व करके देखो। आपको क्या करना होगा? क्विक रेशो की हेल्प से आप लिक्विड एसेट्स फाइंड आउट कर लो, और करंट रेशो की हेल्प से क्या फाइंड आउट कर लो? करंट एसेट्स फाइंड आउट कर लो। तो जो करंट एसेट्स और लिक्विड एसेट्स, जो दोनों का डिफरेंस होगा वो क्या होगा? स्टॉक होगा। तो डेफिनेटली हमारे पास करंट लाइबिलिटीज दी हुई हैं। तो इस क्वेश्चन में आप क्या करना, इस क्वेश्चन में आप करंट रेशो की हेल्प से फॉर्मूला लिख देना, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। फिर हमारे पास लिक्विड रेशो दिया हुआ है, फॉर्मूला क्या होता है? लिक्विड एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लाइबिलिटीज। तो ये भी गिवन है, ये भी गिवन है, ये हमारे पास नहीं है, ये भी हमारे पास नहीं है, बट करंट लाइबिलिटीज हमारे पास गिवन है। आइटम्स जब आप पुट कर दोगे तो इस फर्स्ट फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास क्या आ जाएगा? करंट एसेट्स। सेकंड फॉर्मूले की हेल्प से हमारे पास क्या आ जाएगा? लिक्विड एसेट्स। जब दोनों का आप डिफरेंस फाइंड आउट करोगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा? स्टॉक आ जाएगा। वही स्टॉक हमको क्वेश्चन में फाइंड आउट करना है। एक बार आप सब लोग इसको एक्सपेरिमेंट करके देखो कैसे निकल कर आएगा, ये करके देखो प्लीज, कम ऑन, गिव अप। वेरी गुड, और बताओ। बाकी लोग बताओ। ओके, यस, आप में से कुछ बच्चों ने बता भी दिया आंसर, बट मैं आपको बता देता हूं, इसका आंसर हमारा आएगा 54,000 रुपीज। तो क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है। अगर आपको फिर भी लग रहा है कि यहाँ पर कोई भी डाउट है, मैं आपको कहूंगा मेरे चैनल पर एक प्लेलिस्ट है पूरी की पूरी अकाउंटिंग रेशोज की हेल्प से। अकाउंटिंग रेशोज की हेल्प से पूरी की पूरी प्लेलिस्ट है। तो वहां पर जाकर भी आप उस प्लेलिस्ट के अंदर एक एक रेशो को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो वहां से देखोगे तो ये क्वेश्चन बिल्कुल में कुछ भी नहीं है। रियलिटी में टॉपिक हम थ्योरी फॉर्म में जब हम फॉर्मूला स्टडी कर रहे थे वहां पर भी हमने स्टडी किया था। तो क्वेश्चन उसके अकॉर्डिंग बहुत सिंपल सा है। थ्योरी में जाना, नहीं तो अकाउंटिंग रेशोज के नेम से या रेशो एनालिसिस के नेम से मेरे चैनल पर प्लेलिस्ट है, कंप्लीट प्लेलिस्ट है। एक एक वीडियो को आप ध्यान से देखें, आपके रेशोज के क्वेश्चन ऐसे सोल्व होने वाले हैं। चलते हैं हमारे नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारे पास? लिक्विड एसेट्स आर डिटरमाइंड बाय। लिक्विड एसेट्स को हम कैसे फाइंड आउट करते हैं? ये चार बातें हमारे पास दी हुई हैं। हालांकि क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है, बट आप इसके अपने अकॉर्डिंग भी देखो इसका क्या आंसर हो सकता है। लिक्विड एसेट्स निकालने का फॉर्मूला क्या होता है?
ओके, हमारा लिक्विड एसेट निकालने का फॉर्मूला यहाँ पर सिंपल से दिया हुआ है। अगर हम करंट एसेट्स में से स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर देते हैं तो हमारी लिक्विड एसेट्स बन जाती हैं। तो रेशोज के अंदर हमने ये भी देखा था, आप बहुत ध्यान से उस चैप्टर को देखना एक बारी, हमने बहुत अच्छे से स्टडी किया था कि लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में एक माइनर सा डिफरेंस होता है। लिक्विड एसेट्स और करंट एसेट्स में माइनर सा डिफरेंस होता है क्या? अगर हम करंट एसेट्स में से हम स्टॉक को और प्रीपेड एक्सपेंसेस को माइनस कर दें तो हमारे पास क्या रह जाती है? हमारे पास रह जाती है वो लिक्विड एसेट्स। वही बात इन्होंने यहां पर पूछी हुई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फ्लोइंग इज द फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट? इसमें से कौन सा फैक्ट्री ओवरहेड कॉस्ट के अंदर हमको इंक्लूड करना है? शोरूम रेंट एंड टैक्स रेट्स, यूज्ड टूल्स, सैंपल गुड्स एंड अदर फ्रीक्वेंसीज और द डेट कलेक्शन एक्सपेंसेस। तो इसमें से देखो हमारा क्या आंसर बनने वाला है। क्वेश्चन बहुत सिंपल सा है ये भी। हमारा सिंपल सा आंसर है इसमें से लूज टूल्स। लूज टूल्स में फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर आने वाला है, क्योंकि इसके अंदर आपको पता है कि फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हम उन एक्सपेंसेस को लेकर चलते हैं जो इनडायरेक्ट फॉर्म में किसी भी प्रोडक्ट की प्रोडक्शन में इंक्लूड होते हैं। तो फैक्ट्री ओवरहेड के अंदर हमारे पास हम उन एक्सपेंसेस को लेकर चलते हैं जो इनडायरेक्ट रूप से एक्सपेंसेस होते हैं बट प्रोडक्ट के अंदर इंक्लूड हो जाते हैं। फिफ्थ क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। मैचिंग ऑफ कैश फ्लो मींस, कैश फ्लो को मैच करने का क्या मतलब है? मैचिंग ऑफ कैश आउटफ्लो फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, या मैचिंग ऑफ कैश इनफ्लोज फ्रॉम टू डिफरेंट सोर्सेज, या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट, या नन ऑफ द दीज। इसका आंसर हमारे पास रहेगा डी, क्योंकि कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर आपने देखा है कि हमने इनफ्लो भी देखना होता है और आउटफ्लो भी देखना होता है। इनफ्लो और आउटफ्लो दोनों के अंदर कंपैरिजन होता है, बट यहां पर तो आंसर गलत दिए हुए हैं। ये कहता है कि दो आउटफ्लो के कंपैरिजन देखने हैं, या टू हमारे पास इनफ्लो के मैचिंग देखनी है, या बैंक रिकंसिलिएशन स्टेटमेंट की बात करनी है। तो ये तीनों आंसर हमारे पास नहीं होते। तो कैश फ्लो स्टेटमेंट के अंदर रियलिटी में दो डिफरेंट टाइप के हमारे पास जो सोर्सेज होते हैं उनका फ्लो होता है। तो इसमें हमारे पैसे का इनफ्लो भी होता है, आउटफ्लो का भी होता है। तो इसके अंदर हम कंपेरिजन करके देखते रहते हैं, ठीक है। तो इनफ्लो आउटफ्लो सारों की मैचिंग हमको करनी पड़ती है। तो उनमें डिफरेंसेस फाइंड करके दिख जाता है कि हमारे पास कितना कैश का इनफ्लो हुआ, आउटफ्लो हुआ, कितना हमारे पास ड्यूरिंग द ईयर कैश जितना जनरेट हुआ है। ये सारी बातें हमको देखनी होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हमारे पास, करंट रेशो। ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल सा है। करंट रेशो का फॉर्मूला क्या होता है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। तो डेफिनेटली हमारा आंसर यहाँ पे सी बनेगा। करंट रेशो का फॉर्मूला मैंने आपको पहले भी बताया हुआ है बहुत बार कि करंट रेशो का फॉर्मूला क्या है? करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इज विच ऑफ द फ्लोइंग कॉस्ट इज अ सेमी वेरिएबल कॉस्ट? इसमें से हमारी कौन सी सेमी वेरिएबल कॉस्ट है? टेलीफोन एक्सपेंसेस, रेंट ऑफ स्टोर्स डिपार्टमेंट, इंश्योरेंस प्रीमियम, या सैलरी ऑफ ए सुपरवाइजर। ठीक है, मतलब सेमी वेरिएबल का मतलब है कि कुछ पार्ट तो उसका फिक्स होता है और कुछ पार्ट उसका क्या होता है? वेरिएबल होता है। ओके गुड। टेलीफोन एक्सपेंसेस, क्योंकि टेलीफोन एक्सपेंसेस जनरली हमारा कुछ रेट तक तो फिक्स रहता है भाई, 200 रुपए किराया तो आना है। अगर आपने टेलीफोन ज्यादा यूज किया तो उसके ऊपर ज्यादा खर्चे आते हैं। तो टेलीफोन के एक्सपेंसेस को हम लेके चल सकते हैं सेमी वेरिएबल, ठीक है। ये सारे के सारे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बहुत सिंपल सा है। इफ द रेट ऑफ गुड ग्रोस प्रॉफिट 25% ऑन द कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, द सेल्स आर द 2 लाख, देन अमाउंट ऑफ द प्रॉफिट, प्रॉफिट का अमाउंट क्या होगा? हमको क्या दिया हुआ है? ग्रोस प्रॉफिट कॉस्ट का 25% है। तो कॉस्ट को आप क्या मान लो? कॉस्ट को आप 100 कंसीडर कर लो। जीपी कितना हो गया? जीपी हो गया 25%, बोले तो 25। तो सेल्स कितनी हो गई? सेल्स इन दोनों का टोटल होता है कॉस्ट प्लस जीपी, है ना, 125। तो सेल्स तो हमारे पास गिवन है कितनी? 2 लाख। तो सेल अगर परसेंटेज में 125% है तो अमाउंट में कितनी है सेल? 2 लाख। तो हमको अगर क्वेश्चन में ग्रोस प्रॉफिट फाइंड आउट करना है तो ग्रोस प्रॉफिट अगर परसेंटेज में 25 है तो यहां पर अमाउंट पे कितना आएगा? तो अमाउंट में आप सोल्व करके देख लेना, ठीक है। तो यहां पर हमारे पास सोल्व हो जाएगा। तो इसको सोल्व करके देखना, हमारे पास सिंपल सा आंसर आ जाएगा। तो अगर आप इस क्वेश्चन को सोल्व करके देखोगे तो सिंपल सी टेक्निक बनेगी। हमने सेल्स को परसेंटेज में देख लिया, सेल अमाउंट में गिवन है,
ग्रोस प्रॉफिट हमने 25 कंसीडर किया क्वेश्चन के अकॉर्डिंग, तो हमने उस अकॉर्डिंग ग्रोस प्रॉफिट का अगर अमाउंट फाइंड आउट करोगे तो इसमें हमारे पास आंसर आ जाएगा 40,000 का। कितने का? 40,000 का। तो डेफिनेटली हमारे पास ये आंसर होने वाला है सी, दैट इज 40,000 का ग्रोस प्रॉफिट। बिल्कुल सिंपल सिंपल से क्वेश्चंस हैं, स्टेप बाय स्टेप अगर आपने पहले से तैयारी की है तो आपको बहुत इजी लग रहा होगा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन। हमारे पास कैश गिवन है, स्टॉक गिवन है, डेटर गिवन है, बिल्स पेबल गिवन है, क्रेडिटर गिवन है, लॉन्ग टर्म लोन गिवन है, बिल रिसीवेबल गिवन है। हमको क्वेश्चन में कह रहा है कि हमको इस पूरे क्वेश्चन की इक्वेशन के अकॉर्डिंग सिर्फ करंट एसेट्स का टोटल बताना है। तो आप इसमें से क्या करो, करंट एसेट्स में जो जो आइटम आती है उनको टोटल कर दो, तो आपको क्या पता चल जाएगा करंट एसेट्स का क्या टोटल है। तो ये क्वेश्चन तो आई थिंक आप सब कर सकते हो, करके देखना एक बारी। तो इसमें से हमारे पास करंट एसेट्स पता कौन कौन सी दी हुई है? स्टॉक गिवन है, डेटर गिवन है ना, बैंक का बैलेंस गिवन है, और हमारे पास एक बिल रिसीवेबल। अगर इन चारों आइटम को अगर हम टोटल करें तो हमारे पास क्या क्या है, ध्यान से देखो। कैश गिवन है, स्टॉक गिवन है, डेटर गिवन है, बिल रिसीवेबल गिवन है। ठीक है, तो इन चारों का टोटल देख लेते क्या होगा। एक 25, एक 45 और एक 65। ठीक है, तो हमारा आंसर इसके अंदर करंट एसेट्स के अंदर हमारे पास टोटल कर देंगे तो बन जाएगा 165। तो इसमें हमने क्या लिया, कैश बैंक बैलेंस, स्टॉक लिया है, डेटर्स लिए हैं, और हमारे पास लिया है हमने बिल रिसीवेबल। इन चारों आइटम्स को टोटल कर देना तो हमारे पास आंसर आ जाएगा 1,65,000 रुपए का। दैट इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखते हैं। आप में से बहुत सारे बच्चे जवाब दे रहे हैं, साथ साथ आगे देखते हैं। Which of the following expense is not a direct manufacturing cost? इसमें से कौन सा एक्सपेंस डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट हमारा नहीं है? ओके, राइट, टेलीफोन के एक्सपेंसेस, टेलीफोन चार्जेस। ठीक है, क्योंकि ये बहुत ऑफिस के होते हैं, ऑफिस के ओवरहेड होते हैं, तो इसको हम डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट नहीं कह सकते। डायरेक्ट मैन्युफैक्चरिंग कॉस्ट के अंदर मैं आपको बता रहा हूँ, हमारी डायरेक्ट मटेरियल के खर्चे आ जाते हैं। ठीक है, फैक्ट्री के ओवरहेड आ जाते हैं, डायरेक्ट हमारे एक्सपेंसेस या डायरेक्ट लेबर की कॉस्ट आ जाती, सारी आती है। बट जो टेलीफोन के चार्जेस हैं इसको हम कहीं ना कहीं हम ऑफिस के ओवरहेड में काउंट करते हैं, तो हमारा आंसर होगा टेलीफोन चार्जेस। आगे देखते हैं हमारा, द लिक्विडिटी पोजीशन ऑफ ए फर्म इज बेस्ट इंडिकेटेड बाय। फर्म की, किसी भी फर्म की हम डायरेक्ट जो हमारी लिक्विडिटी पोजीशन होती है हम कैसे इंडिकेट कर सकते हैं, किससे फाइंड आउट कर सकते हैं? ये क्वेश्चन तो बहुत सिंपल है, पहले भी बहुत बार रिपीट होता रहा है, तो आई थिंक इसका आंसर आपको पता ही होगा। करंट रेशियो की हेल्प से हम फाइंड आउट करते हैं, तो डेफिनेटली हमारे पास आंसर करंट रेशियो होगा, क्योंकि करंट रेशियो के अकॉर्डिंग हमारी फर्म की लिक्विडिटी के बारे में पता चल जाता है। और करंट रेशियो का फॉर्मूला भी आपको पता है, करंट एसेट्स डिवाइडेड बाय करंट लायबिलिटीज। बहुत सिंपल सा क्वेश्चन था ये। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सप्लायर ऑफ द फर्म आर यूजुअली मोस्ट इंटरेस्टेड इन। जो फर्म के सप्लायर होते हैं उनको कौन से रेशो में इंटरेस्ट होता है? प्रॉफिटेबिलिटी रेशो में, एसेट्स यूटिलाइजेशन रेशो में, डेट रेशो में, या लिक्विडिटी रेशो में? अगर हम सप्लायर्स की बात करें तो सप्लायर्स को पता होता है किस बात पे इंटरेस्ट रखते हैं, हमारी फर्म की लिक्विडिटी रेशो के अंदर, क्योंकि उनको देखना होता है कि फर्म नियर फ्यूचर में या आने वाले टाइम में या जब भी हम उनसे पैसे मांगे क्या वो हमको पेमेंट कर देंगे, नहीं कर देंगे। तो सप्लायर्स को बहुत ज्यादा इंटरेस्ट होता है लिक्विडिटी रेशो के लेकर, लिक्विडिटी रेशो के में हम जानना चाहते हैं। ठीक है, क्योंकि लिक्विडिटी रेशो ज्यादा होता है ना तो फर्म की गुडविल अच्छी होती है। साथ ही सप्लायर क्या करते हैं, फर्म को गुड्स की सप्लाई बहुत ज्यादा करते हैं, बहुत आसानी से करते रहते हैं। तो जब उनको लगता है ना कि फर्म का लिक्विडिटी रेशो अच्छा है तो सप्लाई टाइम टू टाइम करते रहते हैं, उनको पता है कि भाई फर्म टाइम टू पैसे दे देगी। क्वेश्चन नंबर 13, ओपनिंग स्टॉक है हमारे पास 5,000 का, परचेज है 15,000, डायरेक्ट एक्सपेंसिव 2,000, क्लोजिंग स्टॉक है हमारे पास 2,500 का। तो हमको ये बताना है इस क्वेश्चन को एक बार देखना, इसमें कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का अमाउंट क्या आएगा एक बार।
ये बात आप सबको पता है कि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का जो फॉर्मूला होता है वो क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस। डायरेक्ट एक्सपेंसेस में जो भी होते हैं, चाहे वो मैन्युफैक्चरिंग के हैं, चाहे वो वेजेस के हैं, या फैक्ट्री का रेंट है, ये सारे आते हैं। ठीक है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेज प्लस डायरेक्ट एक्सपेंसेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो ये फॉर्मूला अगर आप यहाँ पे अप्लाई करके देखोगे तो हमारे पास कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का आंसर आ जाएगा, दैट इज 19,500। क्या? 19,500। तो हमारे पास ओपनिंग स्टॉक गिवन है 5,000 प्लस 15,000 प्लस 2,000 माइनस 2,500। तो ये आप निकाल के देखना, डेफिनेटली हमारे पास आंसर यही आने वाला है 19,500। आप में से काफी स्टूडेंट्स ने ऑलरेडी आंसर दे दिया था पूरी इक्वेशन क्रिएट करके। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following will result in the inflow of the cash? इसमें से कौन कौन सा है जो कैश के इनफ्लो में रिजल्ट है हमारा काम आने वाला है। ठीक है, इसमें से कौन सी आइटम से हमारे पास कैश का इनफ्लो होने वाला है। सैलरी एंड वेजेस की हेल्प से तो कैश बाहर जाता है, क्योंकि सैलरी एंड वेजेस देंगे तो कैश का फ्लो आउटफ्लो होगा। ठीक है, अकाउंट रिसीवेबल से अगर हम पैसे की पेमेंट करेंगे तो इनफ्लो होगा। क्या होगा? इनफ्लो। फिक्स एसेट से भी आउटफ्लो, फैक्ट्री एक्सपेंसेस देंगे तब भी आउटफ्लो। तो हमारे पास सिर्फ आंसर क्या होगा? बी। बोले तो ऐसी कौन सी आइटम है जिससे हमारे पास कैश का इनफ्लो होगा? दैट इज कलेक्शन ऑफ अकाउंट्स रिसीवेबल। मतलब अगर हम डेटर से या ट्रेड रिसीवेबल से पैसे की कलेक्शन करें तो हमारे पास क्या होगा? इनफ्लो, कैश का इनफ्लो। आगे देखो, द ओरिजिनल कॉस्ट एट विच एन एसेट्स और लायबिलिटी इज एक्वायर्ड इज नोन। ऐसी कॉस्ट जिसके ऊपर कोई एसेट और लायबिलिटी को हम एक्वायर करते हैं, कॉस्ट कौन सी होती है? अमोर्टाइजेशन, रिप्लेसमेंट कॉस्ट, कैरिंग कॉस्ट या हिस्टोरिकल कॉस्ट। ये बात हम सबको पता है कि अकाउंट्स के अंदर हम इसको हिस्टोरिकल कॉस्ट पे काउंट करते हैं, क्योंकि अकाउंट्स के अंदर जो भी अकाउंट्स के प्रिंसिपल हैं, कॉन्सेप्ट हैं, उसके अकॉर्डिंग अगर आप देखोगे तो अकाउंट्स में जितने भी हम रिकॉर्डिंग करते हैं सारी कैसे करते हैं? हिस्टोरिकल कॉस्ट के बेस पे करते हैं। ठीक है, ठीक है। तो हिस्टोरिकल कॉस्ट या मूल कॉस्ट वो कॉस्ट होती है जिस पर कोई प्रॉपर्टी या हम लायबिलिटी उपार्जित करते हैं। तो ये इसको हम ट्रेडिशनल कॉस्ट भी कहते हैं या हिस्टोरिकल कॉस्ट भी कहते हैं। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सिंपल सा है। Which among the following amount is contained in a static budget? इसमें से कौन कौन से अमाउंट हम स्टैटिक बजट के अंदर लेके चलते हैं? कौन सी राशि स्थैतिक बजट में शामिल होती है? सी, ओके, राइट। बजट कॉस्ट फॉर बजटेड आउटपुट। तो जो फिक्स्ड बजट होता है, एक प्रकार का बजट होता है जो सेल, रेवेन्यू, एक्सपेंसेस में एक फिक्स अमाउंट का जो भी गैस होता है हम सारा का सारा लेके चलते हैं। तो रेवेन्यू में भी जितने भी उतार चढ़ाव की परवाह किए बिना हम क्या करते हैं, कंपनी के जो भी रिकॉर्ड होते हैं उसके अंदर जितने भी हमारे जो फिक्स वाले कॉस्ट होते हैं वह फिक्स से रहते हैं, तो उसमें हम लेके चलते हैं ऐसे ऐसे। ठीक है, तो हमको ये पता चल जाता है कि कितना हमारा धन आवंटित होने वाला है, कितना एलोकेट होने वाला है, इसकी अनुमति मिल जाती है। तो इनके जो होते हैं ना उसके अंदर हम फिक्स के जितने भी कॉस्ट होते हैं पूरी टाइम पीरियड के अंदर हम समान रहने की उम्मीद रखते हैं। ठीक है, बजटिंग कॉस्ट आगे देखते हैं। जीरो बेस बजटिंग टेक्निक वाज फर्स्ट इंट्रोड्यूस्ड बाय। जीरो बेस बजटिंग सबसे पहले कहां पर प्रारंभ की गई थी? जीरो बेस बजटिंग किसने इंट्रोड्यूस की थी सबसे पहले? यस, पीटर ए फायर ने 1960 के अंदर जीरो बेस बजटिंग, ठीक है, इसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट में लागू किया गया था। टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में लागू किया गया था। पीटर ए फाइट ने कब शुरू की थी? 1960 के दशक के अंदर। जीरो बेस बजटिंग जिसको कहते हैं शून्य आधारित बजटिंग के रूप में भी जानते हैं इनको। किसके नाम से? शून्य आधारित बजटिंग के रूप से भी जानते हैं। इसे टेक्सास इंस्ट्रूमेंट्स में लागू किया गया था। कहां पे? टेक्सास इंस्ट्रूमेंट।
नेक्स्ट क्वेश्चन, one of the primary difference between the marginal costing and the absorption costing is regarding the treatment of which of the following. किस चीज को लेकर दोनों में डिफरेंस है? वेरिएबल ओवरहेड को लेकर, डायरेक्ट मटेरियल को लेकर, फिक्स्ड ओवरहेड को लेकर, या एडमिनिस्ट्रेटिव ओवरहेड्स को लेकर? ओके, ये है फिक्स्ड ओवरहेड को लेकर। जो दोनों में जो बेसिक जो डिफरेंस होता है फिक्स्ड ओवरहेड के लेकर होता है, क्योंकि जो फिक्स्ड कॉस्ट होती है ना, ये ऊपरी तरह के एक्सपेंसेस की कॉस्ट का एक ग्रुप होता है, ठीक है। और अगर कुछ एक्टिविटीज चेंज होती तो एक्टिविटीज की चेंज होने की वजह से भी चेंज नहीं होता, तो वो फिक्स्ड ओवरहेड होते हैं। तो किसी भी बिजनेस को ऑपरेट करने के लिए इन कॉस्टों की जरूरत होती है, तो ये फिक्स्ड ओवरहेड का टॉपिक रहेगा इसके अंदर। आगे देखते हैं क्वेश्चन क्या है। मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन इज, मार्जिनल कॉस्ट इक्वेशन कौन सी है इसके अंदर? सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट फिक्स कॉस्ट प्लस, देखना इसके अंदर क्या है, प्रॉफिट लेके चल रहे हैं। तो इसमें से देखना है कि मार्जिनल कॉस्ट की जो इक्वेशन है इसमें से क्या बनेगी। ओके, सी, राइट, एग्जैक्ट। सेल्स माइनस वेरिएबल कॉस्ट इज इक्वल टू फिक्स कॉस्ट प्लस हमारा प्रॉफिट, इसके अंदर लेके चलते हैं। ये हमारे इनके बीच में रिलेशन को एस्टेब्लिश करता है। आगे देखो, एक बार होल्ड करना।